जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक पॉलिटी का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है। देखिए भाई, क्या होता है ना कि आप जब किसी लक्ष्य को आप प्राप्त करने की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले शांत रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे ना, आप उतना ज़्यादा लक्ष्य के प्रति तीव्र गति से आगे बढ़ोगे। इसलिए थोड़ा-सा शांत रहो ज़िंदगी में। इधर-उधर भौच-पौच की बातें करना बिल्कुल भी अनावश्यक है, ठीक है? तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? देखिएगा, सिंगल सिटीज़नशिप की बात करते हैं, ठीक है? सिंगल सिटीज़नशिप। ये सिंगल सिटीज़नशिप जो लिया गया है, ये सिंगल सिटीज़नशिप को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। तो क्या इंग्लैंड से सिर्फ़ एक ही चीज़ लिया गया है? तो नहीं, और भी लिया गया है। जैसे में संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, संसदीय व्यवस्था, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो यही यहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है? अच्छा, अब हमें हमारे पास में और भी ऑप्शन है, वहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से क्या लिया गया है? अमेरिका से, तो अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट लिया गया है, ठीक है? फिर यहाँ से बात करते हैं, तो यहाँ से क्या लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं जर्मनी से, तो जर्मनी से क्या लिया गया है? तो इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया है, ठीक है? तो अब नाइजीरिया से कुछ नहीं लिया गया है। तो अब देखिए, अब मेरे पास और बच गया क्या? कनाडा से। तो कनाडा से क्या लिया गया है? जैसे में अब हम राज्य में क्या करते हैं ना कि केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है कि नहीं? तो ये जो प्रावधान लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये कनाडा से लिए गए हैं। ये केंद्र राज्य के संबंध भी जो आप बोल सकते हैं, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कनाडा से लिए गए हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारे पास में नहीं है, ठीक है? क्योंकि सिंगल सिटीज़नशिप पूछा था और सिंगल सिटीज़नशिप लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम खुद से बनाए हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। और हाँ, अगर किन्हीं बच्चों को पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और टारगेट जीएस अभिमान सिंह सर्च करने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप पीडीएफ इसका ले सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि भाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? देखिएगा, भारतीय भाषा की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे में आप पढ़ते हैं कि पहली अनुसूची फिर इससे लेकर के 12वीं अनुसूची तक आप पढ़ते नहीं, तो हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो कहिए कि 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं अनुसूची है। तो 8वें अनुसूची में क्या है कि भारतीय भाषा का उल्लेख किया गया है, यानी भारतीय भाषा का उल्लेख कहाँ पे, कौन से अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है ना? तो हम अभी क्या करते हैं कि पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, ठीक है? जैसे में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय 14 गो मूल भाषा था। कितने मूल भाषा थे? तो 14 मूल भाषा था। तो ये पूछा जाता है ये सब के क्वेश्चन, ठीक है? कितने मूल भाषा थे? 14 भाषा थे। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब? तो 1967 में होता है, ठीक है? 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 ईस्वी में, ठीक है? उसमें क्या किया जाता है कि सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है, ठीक है? 8वीं अनुसूची में इसको ऐड कर दिया जाता है, तो कितने 14 से कितना हो गए? 15 हो गए, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या होता है कि 71वां संविधान संशोधन होता है, कब? 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब होता है? तो 1992 में होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि कोंकणी, ठीक है? देखिएगा, बढ़िया से याद रखिएगा इसको, कोंकणी, ठीक है? मणिपुरी, और फिर उसके बाद में यहाँ अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा हाथ से लिखते हैं भाई, तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बैठ पाता है, ठीक है? क्या-क्या हम लिख देते हैं? कोंकणी, फिर उसके बाद में मणिपुरी, फिर उसके बाद में नेपाली, ठीक है? कॉमन हम इसको याद रखते हैं, ठीक है? नेपाली कॉमन, ठीक है? ये कब होता है, ये कब जोड़ा जाता है? तो कहिएगा कि ये होता है 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब? तो 1992 में इसको ऐड कर दिया जाता है, तो 15 से कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है? अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन होता है, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब होता है? तो 2003 में होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें कई भाषा को जोड़ा जाता है, ठीक है? 4 भाषा को, कौन-कौन? वो देख लेते हैं। पहला भाषा बोडो, फिर उसके बाद में डोगरी, ठीक है? बोडो के बाद में डोगरी, डोगरी के बाद में मैथिली, और फिर मैथिली के बाद में ये संथाली। ये 4 भाषा जो है, ये 4 भाषा को क्या कर दिया जाता है? ऐड कर लिया जाता है। तो अब खुद जोड़ करके आप देखिए कितने भाषा हो गए? 22 भाषा हो गए। तो अभी भी, लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं है, यानी हमारे भारतीय संविधान के जो 8वें शेड्यूल है, उसमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? तो क्वेश्चन में इस तरह से दिए जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना है।
तो हमारे पास में 22 भाषा हो गए, ठीक है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने 8वीं अनुसूची। अब हम अनुसूची है जो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या बोला गया है। तो देखिएगा, एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासक से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। एसटी और एससी के जो क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किसमें किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 5वीं अनुसूची में। तो 6ठी अनुसूची में हम बता देते हैं कि कौन-कौन से राज्य हैं जो असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के क्या है? मिजोरम राज्य के एससी एसटी के प्रशासक से संबंधित प्रावधान है। तो ये 4 गो राज्य को आप याद रखिएगा कि एससी एसटी के प्रशासक से संबंधित प्रावधान कौन से अनुसूची में है? जो 4 गो राज्य में 6ठी अनुसूची में जो दिया गया है, ये कौन से शेड्यूल में है? 6ठी अनुसूची में, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, हमें क्या बोला गया है, फिर उसके बाद में 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ाता है? तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कब होता है? तो 1982 होता है। 1985 में, सॉरी 82 बोल दिया, 1985 में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दल बदल के प्रावधान जोड़े जाते हैं। दल बदल, क्या? दल बदल के प्रावधान क्या होते हैं? जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका फिर उसके बाद में 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका का प्रावधान है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। क्या ये सब क्वेश्चन आप बनाना पड़ेगा? इस भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है जी भाई, बताइएगा आप लोग। तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। आप बताइएगा कि पटना उच्च न्यायालय जो है, देखिएगा, अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आ गई है तो थोड़ा सा इसको हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका उद्घाटन कब होता है? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या होता है? उद्घाटन होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जेकानिया थे। हीरा लाल जेकानिया, ठीक है, जेकानिया थे। इसको याद रखना है आपको, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रथम है तो चीफ जस्टिस को ऑफ इंडिया को तो पूछा जाना है, जरूरी है, ठीक है। अगर हम अभी बात करते हैं तो अभी तो सबको पता होगा। अब देखिएगा, इसकी बात करते हैं तो ये ये इसकी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर बात करते हैं, हमारे भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में इसका चर्चा किया गया है? तो आर्टिकल 124 में इसका चर्चा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर कब होते हैं? ये तो बनता है ना क्वेश्चन। तो 65 वर्ष में ये क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं 129, तो 129 क्या है? ये जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है, ये क्या है? अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय कहने का मतलब क्या है कि वो जो निर्णय देता है ना, उसके निर्णय को जितना भी जो लोअर लेवल का जो कोर्ट है, वो सब उसको फॉलो करता है। और कोई भी अगर केस में प्रॉब्लम होता है तो इसको क्या करता है? ये देखने का काम करता है कि कैसे उसका सुनवाई किया गया था, ठीक है। चलिए, तो पूरी तरह से हमें कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्या? हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 214 में कि प्रत्येक राज्य के लिए अपना एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना होता है कब? 1916 ईस्वी में होता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि भारतीय राज्यों के गठन का आधार क्या था? देखिएगा, भारतीय राज्यों के गठन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, हमारा भारत देश आज़ाद कब होता है? 1947 को। हमारा भारत देश जैसे ही आज़ाद होता है ना, वैसे ही नीचे से यानी दक्षिण भारत से क्या होता है कि अरे अलग अलग राज्य के गठन की मांग उठ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अलग राज्य बनाना चाहिए, हमें एक अलग राज्य दे दो, क्योंकि उस समय तो ABCD में बटे हुए थे, ठीक है। तो अब क्या था कि इसको अलग अपना अपना राज्य बनाने की मांग उठ जाती है। तो ये जो मांग जो उठती है, तो ये मांग उठती है भाषा के आधार पर कि हमें भाषा के आधार पर क्या किया जाए? हमें राज्य का गठन किया जाए, ठीक है। चलिए, अब इसकी कहानियाँ को देख लेते हैं। तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही ये सब मांग उठने लगता है तो 1948 ईस्वी में, ठीक है, 1948 ईस्वी में इसके धर आयोग का गठन किया जाता है। इसके धर आयोग का ये आयोग जो था, ये कहता है ना कि सुनो भाई साहब, ये तुम मांग रहे हो ना, क्या मांग रहे हो ना कि तुम हमको भाषा के आधार पर राज्य दे दो, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी ये भाषा के आधार पर जो राज्य का मांग किया जा रहा था, इसकी बात को ठुकरा देता है, कहता है कि ना, ये तुमसे ना हो पाएगा, भाषा के आधार पर तो हम देबे नहीं करेंगे, कुछ हो जाए, ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि एक और समिति का गठन किया जाता है। वो समिति कौन थी? तो JBP समिति, ठीक है। इसमें मेंबर पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे।
तो जिस तरह से वो एसके धर आयोग क्या कहता है कि भाषा के आधार पर हम क्या राज्य के गठन की बात को मानेंगे? तो क्या बोला था? बोला कि नहीं, हम कैसे दे देंगे? बिल्कुल नहीं, भाषा के आधार पर तो हम राज्य का गठन करबे नहीं करेंगे। और ये समिति का 1949 ईस्वी में गठन किया जाता है। और ये समिति भी बोलती है क्या ना कि भाषा के आधार पर भैया जो तुम लोग राज्य मांग रहे हो ना वो नहीं देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये मांग करता है कि हम तुमको नहीं देंगे, ठीक है, ये जेवीपी रिपोर्ट कहता है कि भाषा के आधार पर तो देंगे नहीं, वैसे ही नीचे यानी दक्षिण भारत में आंदोलन एकदम तीव्र गति से हो जाता है। अब पूरा समझिए कि एकदम पथराव वगैरह, समझिए आगजनी वगैरह, काफी ज्यादा हालत खराब हो जाता है। तो अब क्या होता है कि अब तो बहुत ज़्यादा माँग उठने लगता है कि हमें चाहिए चाहिए, तो अंततः मजबूरी में, ठीक है, प्रधानमंत्री तो नहीं चाह रहे हैं कि भाषा के आधार पर गठन हो, लेकिन मजबूरी में क्या होता है कि 1953 में क्या होता है कि 1953 में फजल अली कमेटी का आयोजन किया जाता है। फजल अली कमेटी का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष फजल अली ही थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष पूछा जाता है कि 3 सदस्यीय जो था, एक था के.एम. पनिक्कड़ थे और हृदयनाथ कुंजरू थे, ठीक है? ये हृदयनाथ कुंजरू थे। ये व्यक्ति को पूछा जाता है कि फजल अली कमेटी में कितने मेंबर थे? तो 3। एक तो फजल अली खुद थे ही, ये तो अध्यक्ष थे, एगो के.एम. पनिक्कड़ थे, ठीक है, और एगो हृदयनाथ कुंजरू थे। अब ये जो समिति थी जो थी, ये भी कही कि भाषा के आधार पर तो राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मजबूरी में इसको मानना पड़ता है क्योंकि इतने ज़्यादा आगजनी हो रहे थे ना, इतने ज़्यादा आगजनी हो रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो आप जो राज्य तो बटेगा, लेकिन इसका मुख्य आधार होगा ना, मुख्य आधार की बात करते हैं तो इसका मुख्य आधार क्या होगा? प्रशासनिक होगा, ठीक है। यानी ठेठ ठेठ कहने का मतलब आप समझ जाइए कि देखो भाई, तुमको हम बाँट के तो दे रहे हैं, लेकिन हम ऑफ़िशियली यानी कागज़ पत्तर पर लिखेंगे भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक के आधार पर, ठीक है। लेकिन सब भाषा पर हो रहा है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे कहावत है ताकि एक ढकने के लिए इसको ताकि लोगों को किताब में इस तरह के आप ऑफ़िशियल लेटर में ये नहीं हो जाए कि भाषा के आधार पर हमने राज्य को बनाया था, ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन भाषा के आधार पर ही होता है, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा आंदोलन हो रहा था, तो अंततः क्या होता है कि 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया जाता है कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है, ठीक है। तो किसके आधार पर होता है? तो कहिए कि भाषा के आधार पर। और किसके आधार पर? भाषा के आधार पर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कौन से किसका होता है? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में और कई सारे राज्य आपको देखने को मिलेंगे, जैसे में 1 मई 1960 को क्या होता है कि बम्बई से गुजरात अलग हो जाता है, तो बम्बई और गुजरात का गठन हो जाता है। बहुत तरह के राज्य फिर उसके बाद में अलग होते चले जाते हैं, ठीक है। तो कौन-सा आधार था? तो आपके सामने आधार आ गया होगा कौन-सा? तो भाषा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिएगा, राज्यसभा की अगर बात करते हैं, तो हमारे देश में संसद है, ठीक है? अब ये संसद के 2 गो सदन हैं, एक है क्या? लोकसभा है और एक क्या है? राज्यसभा है। अगर हम बात करते हैं, ये संसद है, तो संसद का गठन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है। ये लोकसभा की अगर बात करते हैं, तो 81 में किया गया है और राज्यसभा की बात करते हैं, तो ये 80 में किया गया है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं लोकसभा को, तो लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और इसको राज्यसभा को, तो राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, ठीक है। लोकसभा को क्या विघटन किया जा सकता है ना? तो कहिए कि हाँ, इसका विघटन किया जा सकता है। क्या राज्यसभा को विघटन किया जा सकता है? नहीं, इसका विघटन कभी भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आ गया, तो अब लोकसभा और राज्यसभा की हम बातों को देख लेते हैं, ठीक है। लोकसभा का गठन की बात करते हैं तो 17 अप्रैल को होता है, 17 अप्रैल 1952 को होता है। राज्यसभा की बात करते हैं तो 3 अप्रैल को होता है। कब? तो 3 अप्रैल 1952 को होता है, इसका गठन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं। ये दोनों का पहला बैठक कब होता है? तो 13 मई को होता है, ठीक है। लोकसभा का पहला बैठक भी 13 मई को और फिर उसके बाद में यानी आम चुनाव के बाद 13 मई 1952 को होता है इसका। तो ये सब क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में क्या होता है ना कि आर्टिकल 80 के तहत में इसका गठन किया गया है। इसका जो कार्यकाल है सदस्य का 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है और कितने मैक्सिमम सदस्य रह सकते हैं? 250 को रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है ना कि 6 वर्ष तो इसका क्या है? 6 वर्ष इसका कार्यकाल है, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष पर क्या? प्रत्येक दूसरे वर्ष पर क्या होता है ना कि प्रत्येक दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। 1/3 ध्यान में रखिएगा, कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं कि सेवानिवृत्त होते हैं कि भैया आप चाहिए दूसरा का भी मौका दीजिए, रिटायर होंगे ना, ठीक है, क्योंकि कभी तो विघटन नहीं होता।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो पूछा गया था, अब हमें क्या पूछा गया था कि राज्यसभा का सभापति। तो देखिएगा, बात करते हैं तो आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 63 में क्या थ्री तो हो गया, 64 में क्या बोला गया है कि ये जो उपराष्ट्रपति होंगे ना, राज्यसभा के क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे? पदेन सभापति होंगे। ठीक है, सभापति होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई जी? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? उन्मूलन मतलब समझ रहे हैं? खत्म करने की बात करता है। ठीक है, देखिए अस्पृश्यता मतलब समझते हैं? छुआछूत या छुआछूत का अंत। तो देखिएगा, हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? समझ एवं समता का अधिकार बोला गया है। ठीक है, विधि के समझ समता। ठीक है, जो आर्टिकल आपको दिया गया है 14 में क्या बोला गया है कि विधि के समझ समता, यानी विधि के समान, विधि विधि के समझ क्या है? सभी कोई समान है। अगर हम बात करते हैं तो 15 में क्या बोला गया है? तो 15 में बोला गया है जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 16 की, तो 16 में क्या बोला गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी जो कोई करना चाहता है तो सभी को अधिकार बराबर है। हाँ, फिर उसके बाद में आरक्षण के प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। उसको अपवाद में लिया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ये 17 की, तो 17 में क्या बोला गया है? 17 में बोला गया है छुआछूत का अंत, जिसको आप यहाँ अस्पृश्यता दिखाई दिए गए, यानी कोई छुआछूत कर रहा है तो उसको खत्म करना है। ठीक है, अगर यही आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है? उपाधियों का अंत। जैसे में पहले की क्या था ना कि राय रायन की उपाधि, बहादुर की उपाधि, सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दिया जाता था, कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को द्वारा दिया जाता था। इससे क्या होता था ना कि उसको समाज में ओहदा काफ़ी अच्छा मिल जाता था, और जिसे नहीं मिलता था वो ओहदा उसका नहीं अच्छा होता था, ऐसा माना जाता है समाज में। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहता है कि जो उपाधि दिया जाता था इसको अब नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आर्टिकल 18, और इसी के तहत में भारत में क्या होते हैं कि जो क्या भारत रत्न दिए जाते हैं, यही आर्टिकल 18 का यूज करके दिया जाता है। तो अब समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता के बारे में बोला गया, तो अस्पृश्यता के बारे में आर्टिकल नंबर 17। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था? देखिएगा, सेंट्रल में गवर्नमेंट थी किसकी? तो सेंट्रल में गवर्नमेंट थी किसकी? इंदिरा गांधी की। तो कब की बात है? तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। किस कब का? तो 1976 में क्या होता है? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जैसे में हमारे प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया जाता है, और अभी तक भी हमारे संविधान के प्रस्तावना जो है उसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। तो क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं किसी भी तरीके से। तो जितना बोल रहे हैं हम फालतू नहीं बोलते हैं, सब एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है कि इसमें 3 शब्द को जोड़ा जाता है। कौन-कौन सा? तो समाजवादी। ठीक है, समाजवादी, फिर उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, और फिर उसके बाद में अखंडता। ये 3 शब्द को क्या किया जाता है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया जाता है। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। 3 गो शब्द को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। कब? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 को। तो आंसर इसका क्या चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है? सो देखिएगा, इस संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल की अवधि कितनी होती है? क्या ये सब क्वेश्चन आपको बताने के लायक है? ये सब क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए। कितने महीने का अधिकतम अंतराल होना चाहिए? तो 6 महीने का। 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, या क्या क्या बोला गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज को व्यवस्था को अंगीकार किया गया था? देखिएगा, ये 2 अक्टूबर की बात है। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले कहाँ? नागौर जिला में। ये नागौर जिला कहाँ है? तो ये राजस्थान में क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाता है? सबसे पहले स्थापना किया जाता है। ठीक है, और दूसरा कहाँ किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो बस वही तो पूछा था। और यहाँ जो लागू किया जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति को लागू किया जाता है, पंचायत व्यवस्था को। तो आप ये बताइएगा कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सिफारिश कौन सा आयोग ने किया था? तो क्या सभी को पता होना चाहिए?
तो 1957 में एक कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। वो कमीशन का नाम क्या था? तो बलवंत राय मेहता समिति। यही बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर क्या होता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो जवाब आपको मिल गया होगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? देखिएगा, यानी संसद के गैर सदस्य, यानी संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन वो संसद को जाकर के इसे क्या कर सकता है? संबोधित कर सकता है। तो देखिएगा, एक है, ये कौन है? एजी। अब एक गधा बिल्कुल नहीं, ठीक है। एजी मतलब होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अभी अटॉर्नी जनरल का चर्चा हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है तो भारत सरकार के क्या कानून सलाहकार के रूप में काम करता है, और इसका अधिकार क्या है ना कि ये संसद की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत खाली नहीं दे सकता है। संसद की बैठक में क्या सकता है? बोल सकता है, ठीक है, भाग ले सकता है, लेकिन मत देने की बात है तो ये मत नहीं देगा। तो समझ में आ गया कौन? तो एजी, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। तो महान्यायवादी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? देखिएगा, जब आर्टिकल 352 की बात करते हैं तो हमारे संविधान में आर्टिकल 352 के तहत में राष्ट्रपति जी जो हैं वो क्या करते हैं कि भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, घोषणा करते हैं राष्ट्रपति जी। तो उसमें क्या होता है ना कि जो अधिकार जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तो डीपीएसपी है, तो ये तो डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 है। संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 में। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करते हैं कि अगर मूल अधिकार के रूप में हुआ है तो कहाँ पे? 13वां में, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा, हमें ये नहीं देखना है, हमें जो पूछा गया है कि स्थिति में कौन सा उपबंध निलंबित हो सकता है। तो देखिएगा, जब हमारे देश में, हमारा देश किसी देश से युद्ध कर रहा हो या हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो, ठीक है। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो ना, तो राष्ट्रपति जी अगर मूल अधिकार को थोड़ा समय के लिए स्थगित करना चाहते हैं तो उनके लिए वो लिस्ट निकालते हैं कि हम कौन कौन से मौलिक अधिकार को कुछ यानी जब तक नेशनल इमरजेंसी घोषित रहेगा तब तक ये मूल अधिकार हर नागरिक को नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं ऐसा इसलिए नहीं, क्योंकि एक तो उन्हें बीजी में है, आने से तुम बीजी में रह जाओगे तब फिर सरकार कैसे काम करेगी, ठीक है ना। फिर जिस देश से युद्ध में ये लगा हुआ है वहां तो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अपने ही यहाँ पे तो जख्म दिए जा रहे हैं। जब अपने ही सीना में छुरी भोंकते हैं तब क्या होता है हालत, पता है ना। उसी तरह की बात है कि इस समय कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा जो 352 के तहत में घोषित किया जाता है नेशनल इमरजेंसी, उसके तहत में मूल अधिकार को भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है। चलिए, ये क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रदान करता है? देखिएगा, अभी हमने चर्चा किया था अभी हमने चर्चा किया था क्या कि आर्टिकल 14 को भी चर्चा किया था। तो आर्टिकल 14 में क्या आपको बोला गया था कि विधि के समक्ष समता, ठीक है, विधि के समक्ष समता बोला था, ठीक है। यानी विधि के अनुसार सभी लोग क्या है? समान है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने 16 में क्या बताया था? अभी हमने बताया था कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में क्या होगा कि सभी लोगों को अवसर समान दिया जाएगा। लेकिन हाँ, फिर जो आप बोलते हैं कि जब समान दिया जाएगा तो आरक्षण का प्रावधान, तो इसी सब आर्टिकल में इसका आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, क्योंकि सभी लोगों को समान मिलना चाहिए। तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसको भी क्या आरक्षण के तहत में उसको समान देने की कोशिश किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये आर्टिकल नंबर 46 की, तो आर्टिकल नंबर 46 क्या बोला गया है कि जिसमें एससी है, ठीक है, एससी है और एसटी है। तो ये दोनों को क्या फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल, और फिर उसके बाद में क्या? इकोनॉमिक। ये तो एक ही चीज हो गया। फिर क्या हो गया? फिर उसके बाद में एजुकेशनल आप बोल सकते हैं, यानी शैक्षणिक, और क्या हो गया? जो फाइनेंशियल, जिसको आर्थिक के आधार पर इसको क्या किया गया है? आपको कुछ प्रावधान देने की बात की गई है, किसमें? तो आर्टिकल नंबर 46 में, ठीक है।
आर्टिकल 19 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 19 में बोला गया है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इसके सब आर्टिकल बहुत सारे हैं 19 के, ठीक है। आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो हमें जो आंसर पूछा गया था वो आंसर क्या हो जाएगा, तो लोक नियोजन के विषय में यानी शैक्षिक शैक्षणिक संस्थानों में और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कहाँ पे है, तो यही आर्टिकल 16 में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचन सदस्यों से होता है। निर्वाचित सदस्य मतलब समझ रहे हैं, जिसको चुनाव हम खुद कर दिए हैं उसके द्वारा होता है, ठीक है। निर्वाचित सदस्यों का कहने का मतलब वो हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ग्राम सभा की अगर हम बात करते हैं, तो ग्राम सभा की अगर बात करते हैं तो इसमें इसका गठन की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 243 के ए में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। और यही ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो आर्टिकल 40 में बोला गया है, ये क्या है, तो ये गांधीवादी क्या है, ये गांधीवादी डीपीएसपी है, ठीक है। अब देखिएगा, चलिए थोड़े से अच्छी तरीके से हम और बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर त्रिस्तरीय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सबसे निचले स्तर पर क्या होता है, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में पंचायत समिति, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो कहिए कि पंचायत समिति होता है, ठीक है। पंचायत समिति होता है तो ये पंचायत समिति जिसको आप ब्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है क्या, जिला परिषद। तो ये जिला परिषद वाले जो होते हैं, जिला परिषद, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इस ये सब के तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जैसे इसका भी अध्यक्ष, देखिएगा इसका भी अध्यक्ष रहेगा और इसका भी अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। ये दोनों के अध्यक्ष को तो हम लोग प्रत्यक्ष चुन के भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो प्रधान होते हैं तो इसके प्रधान को क्या होता ना है कि जो हमारे जो चुने हुए निर्वाचित लोग हैं ना वो चुनते हैं, ठीक है। यानी अप्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से। यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो चुनने का काम करते हैं, किसको, यही जिला परिषद को। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित करते हैं। अब देखिएगा भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं, ये आर्टिकल 52 में इसका चर्चा किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में क्या बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख होगा। यानी सभी के काम जो होंगे इन्हीं के नाम पे होंगे, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये सिर्फ नाम के होते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 80 के 3 के तहत में, कौन सा, आर्टिकल 80 के 3 के तहत में क्या होता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, कौन, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। तो कोई विज्ञान से संबंधित हो या फिर साहित्य से संबंधित हो, साहित्य से, फिर उसके बाद में कला से, फिर उसके बाद में समाज सेवा से संबंधित हो ना, तब इसको क्या किया जाता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करने करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा बोला क्या गया है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक जब होगा तो अध्यक्षता कौन करेगा, आपको बताना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ही तो करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, निम्नलिखित कथन पढ़े और सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, तो अभी हमने बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका का शाब्दिक अर्थ है, बी कमांड, यानी परमादेश इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आर्टिकल 32 के तहत में क्या होता है, आर्टिकल 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट जो होती है केवल मूल अधिकार के मामले में ये रिट जारी करती है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट, ये इस रीट के मामले में ज़्यादा पावर आपको हाई कोर्ट का देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जहां सिर्फ मूल अधिकार के मामले में रिट जारी करती है, लेकिन हाई कोर्ट जो होती है अदर मामले में भी रिट जारी कर सकती है। तो आप पूछिएगा कि हाई कोर्ट जब रिट जारी करती है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत में करती होगी, तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत में हाई कोर्ट जो होती है वो भी रिट जारी करती है। कितने रिट, 5 रिट, ठीक है। तो वही रिट के बारे में हमें अभी यहाँ पे पढ़ना है। पहला रिट कौन सा होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का अंग्रेजी क्या होता है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण फिर एक होता है परमादेश, ठीक है, परमादेश, परमादेश, ठीक है।
अच्छे से लिख लेते हैं, परमादेश, ठीक है। ये परमादेश का अंग्रेजी होता है मैंडमस, ठीक है, मैंडमस। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, फिर प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन, प्रतिषेध, और फिर उसके बाद में उत्प्रेषण सर्टेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद में अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, ठीक है। इसका अंग्रेजी क्या होता है, क्यू वारंटो। इसको सर्टियरी होता है और इसको प्रोहिबिटेशन होता है, प्रोहिबिटेशन होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है, हमें जो पूछा गया है वो देखना है कि परमादेश, परमादेश का अर्थ होता है ना कि हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं। जैसे में इसका अर्थ क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, समझ में आ गया। तो यही बात तो पूछा गया था यहाँ पे, तो इसका आंसर हमें कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिएगा मैंडमस, यानी मैंडमस होगा ना, क्योंकि मैंडमस का ही अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं, परम आदेश। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना था। देखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कब हुआ था, तो बोलिए कि 1992 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो ये संबंधित था पंचायती राज से, ठीक है। ये किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। तो आपको ये बताइएगा कि ये पंचायती राज से तो संबंधित है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बताइएगा कि पंचायती राज में कितने कानून के वर्णन, कितने विषय का वर्णन किया गया है, तो 29 को। अगर तो इसके अनुसूची की बात करते हैं तो 11th शेड्यूल में और 12वें अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। तो ये कौन से संबंधित से है, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये पंचायती राज कानून लागू कब होता है, तो 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, लागू होता है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हमें पूछा गया था अधिनियम बना तो कब बना था, तो 1992 में, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, क्या ये बताना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन कई बार हमने बताया है, अभी भी बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या हो, जैसे कोई भी सदन हो, ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि राज्यसभा ही, कोई भी सदन हो, उसका 1/10 सदस्य अगर है, तभी क्या हो सकता है, कोई भी कार्रवाई चल सकती है या सदन वो चल सकता है। अगर वो 1/10 सदस्य नहीं है तो नहीं चल सकता है। जैसे मैं मान के चलिए कि 100 गो मेंबर हैं राज्यसभा में, और 100 गो का 1/10 निकालिए, यानी 10 व्यक्ति रहेंगे तभी चलेगा, 9 व्यक्ति हैं तो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 1/10 रहना चाहिए, मैक्सिमम तो समझिए कि पूरा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला कि राज्यसभा के बैठक करने के लिए कोरम क्या है, तो सदस्य के बारे में पूछा गया है, हम 1/10 यहाँ भिन्न के रूप में बताए हैं। तो अब देखिएगा राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, 250 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसका 1/10 निकाल लीजिए, यानी 25 को मेंबर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया। देखिएगा भारत की संघ भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने की बात करते हैं तो 14 सितंबर को 1949 में क्या किया जाता है कि इसे अपना लिया जाता है। किसे अपनाया जाता है, यही हिंदी भाषा को कब अपनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को 1949 ईस्वी को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसे कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 343 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। भारतीय भाषा के प्रावधान की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 343 में इसका प्रावधान किया गया है, राजभाषा की बात करते हैं तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ अगर आपको सीखे होंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो जितना इनपुट देख कर रहे हैं उतना आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तब दिखा सकते हैं, अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।